नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में हम क्लास 10 जो हमारा क्लास 10 का भी चल रहा है बच्चे, क्लास 10 का हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। चैप्टर 6 है, ये क्लास 10 का है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेज। वैसे ये आपका जो एनसीईआरटी का 6 नंबर चैप्टर है लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने लिविंग नॉन लिविंग के बारे में बता दिया था। ये जो फर्स्ट पेज है बच्चे, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज में यही सब लिखा हुआ है। हाँ, कि लिविंग नॉन लिविंग में आप कैसे डिफरेंस करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सब था जो आप पहले भी पढ़े होंगे। सभी को हमने कुछ एक्स्ट्रा भी था, तो पार्ट 1 वीडियो जो हमारा पहले हम बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर उसका लिंक भी होगा, नहीं देखें तो जाके देख लें। उसमें और भी कुछ जो अच्छा बात सब था बच्चे, स्पेशल बात सब था, सभी हम उसमें बता दिए हैं। एनसीईआरटी कुछ भी फिजूल का नहीं लिखते हैं। सबसे पहले आप माइंड में ये रख लें कि कुछ ऐसा ही लिखा होगा फर्स्ट पेज में, कुछ नहीं है बच्चे। पूरा वीडियो बना हुआ जाके देख सकते हैं। उसमें निश्चित है कि कुछ न कुछ नेसेसरी चीज़ें आपको, एसेंशियल चीज़ें भी लगेगी। हाँ, बहुत सारा आता भी होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी कुछ भी फिजूल का नहीं लिखती है, आप ध्यान रखें। हर एक लाइन से इसका क्वेश्चन बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 1 में हम लोग लिविंग नॉन लिविंग के बारे में पढ़ चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। सेल खुद को रिपेयर कैसे करता है इसके बारे में पढ़े हैं। लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन सब पढ़े हैं। रेस्पिरेशन को थोड़ा बहुत पढ़े हैं। और ये एनसीईआरटी का जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन को हम लोग ने डिस्कस किया है बच्चे। ठीक, इसका न्यूट्रिशन भी स्टार्ट कर दिए थे। न्यूट्रिशन उसमें बता दिए थे, हाउ डू लिविंग थिंग गेट देयर फूड, इसके बारे में बता दिए थे। इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हल्का शुरू किए थे। आज हम और अच्छे से इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो बच्चे। एक एक लाइन हिंदी में बताएंगे, चाहे आप सीबीएसई के विद्यार्थी हो, बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हो, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो बच्चे। यदि एनसीईआरटी आपके कॉलेज स्कूल में चल रहा है, नहीं तो बोर्ड में तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा, ये तो 100% तय है। तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही चाहिए बच्चे, किसी भी बोर्ड से हो, एनसीईआरटी का जानकारी आपको रहना चाहिए। इसी से क्वेश्चन बनता है, और आगे भी किसी भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन यहीं से ही बनता है। ठीक, 11th में जाएंगे बच्चे, बताए थे कि यहाँ तो हल्का में है, वहाँ पूरा एक चैप्टर ही है। यहाँ जो आप पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सब एक ही चैप्टर में है। और यही क्लास 11th में जब पढ़ेंगे तो वहाँ सबका अलग अलग चैप्टर बना हुआ है। डाइजेस्टिव का अलग बना हुआ है, सर्कुलेटरी का अलग बना हुआ है, रेस्पिरेटरी का अलग है, अलग पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बेस यही है बच्चे, बेस यहाँ से ही, यहीं से ही आपका बेस बनेगा। ओके, तो अब हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं अच्छे से, लाइन बाय लाइन। आप भी एनसीईआरटी बुक खोल लें और पढ़ें। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक का मतलब तो जानते हो मुझे, ऑटो मतलब होता है स्वयं। ठीक, तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है स्वपोषी जो, और न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, किसी और पे डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट, उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अधिकतर ग्रीन प्लांट और बैक्टीरिया आते हैं, कुछ ही बैक्टीरिया आते हैं ऑटोट्रॉपिक में, पढ़ते हैं। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो अपना जो भोजन बनाएगा उसके लिए इसको क्या चाहिए, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मटेरियल कुछ चाहिए बच्चे, उसमें है कार्बन और एनर्जी। तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ये बाहर से ले लेता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप टेक्स इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में तो आप जो प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे, 7th 8th में भी पढ़ाया जाता है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट सनलाइट, क्लोरोफिल, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन और ऑक्सीजन लेके सनलाइट और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाता है। उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं बच्चे। भोजन मतलब क्या, ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो इस सब्सटेंस को बाहर से लेकर उसको कन्वर्ट करता है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में। आगे देखते हैं, दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये मटेरियल क्या क्या होता है, तो बाहर से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वाटर लेता है। पेड़ पौधा क्या लेता है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधा लेता है, और पेड़ पौधा जो छोड़ता है ऑक्सीजन वो आप लेते हैं। और वाटर पेड़ पौधा अपने रूट से ले लेता है। विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, जिसको वो कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। किसके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल, ग्रीन, जो भी ग्रीन प्लांट है उसके लीफ में तो क्लोरोफिल होता ही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट का फिर यूटिलाइज कैसे होता है, तो प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। प्लांट को एनर्जी की आवश्यकता क्यों है बच्चे, वो तो चलता फिरता भी नहीं है, उसको सांस लेते भी नहीं देखते हैं, तो फिर एनर्जी की आवश्यकता क्यों है?
बच्चे ग्रोथ तो वही करता है, प्लांट भी तो ग्रोथ करता है, प्लांट को तो फ्लावर देना है, प्लांट को तो फल देना है, फ्रूट देना है, तो इस सब में एनर्जी कंजम्पशन होता है, तो फिर इसके लिए वो कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन करता है। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन, करा इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, अंडरलाइन करेंगे। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूटिलाइज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट के अंदर, याद रखें, प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बन गया, मतलब प्लांट जिस दिन बहुत ज़्यादा काम कर लिया, अच्छा सनलाइट रहा, वाटर की सफिशेंट रहा, और CO2 तो एटमॉस्फेयर में है ही भरा पड़ा, तो मान लीजिए ज़्यादा ग्लूकोज बन गया, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बन गया, तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा बन गया तो उसको फेंक तो नहीं देगा बच्चे, क्या करता है, स्टोर्ड कर लेता है, ठीक, स्टोर्ड करके रख लेता है, किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे, आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ तक के बच्चों को सबको पता ही रहता है, लेकिन आगे जाते जाते बच्चे भूल जाते हैं। अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में तो पूछा ही जाता है कि प्लांट जो है अपना एक्सेस कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है, तो स्टार्च के फॉर्म में, ध्यान रखेंगे, स्टार्च के फॉर्म में प्लांट अपना कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है। विच सर्व एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, जो इंटरनल एनर्जी का काम करता है, ठीक, इंटरनल एनर्जी रिजर्व के रूप में, जब प्लांट को इसका जरूरत होगा बाद में। पतझड़ का मौसम आता है बच्चे, पतझड़ के मौसम में आप देखते होंगे कि पूरा का पूरा पत्ता गिर जाता है, तो प्लांट तो मर जाना चाहिए, डेड हो जाना चाहिए, उसको भोजन की आवश्यकता तो होगी, पत्ता है ही नहीं तो भोजन कहाँ से बनाएगा, क्योंकि लीफ ही तो है प्लांट का किचन है बच्चे, किचन फैक्ट्री कौन होता है, लीफ, लीफ है ही नहीं तो भोजन कहाँ से बनाएगा, तो उस समय इसी स्टार्च का यूज़ करता है, जो स्टोर्ड स्टार्च रहता है वो इसका इंटरनल एनर्जी का काम आता है। एक एक का लॉजिक के साथ समझे बच्चे, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा कहानी की तरह। सबके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, रीज़न आपको पता हो जाएगा तो बस समाप्ति हो जाएगा, तब कोई चीज़ मतलब रटने उठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस स्टार्स ध्यान रखें यहाँ पर। ए समवट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस वेयर सम ऑफ द एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। उसी प्रकार से ह्यूमन बींग में हम लोग में क्या होता है बच्चे, कोई कोई देखते होंगे खूब खाना खा लेता है, खूब खाना खा लेता है, और शरीर को तो उतना की आवश्यकता होती नहीं है, तो शरीर क्या करता है, हमारा बॉडी क्या करता है, उसको स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ध्यान रखें, प्लांट जो है एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करता है स्टार्च के रूप में, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को, और ह्यूमन बींग्स जो है, एनिमल्स जो है, उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, देखिए ये एक रिएक्शन दिया हुआ फोटोसिंथेसिस का, ये हम पहले भी हल्का फल्का पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है कि प्लांट बाहर से क्या क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है 6CO2 प्लस 12H2O, बाहर से CO2 और H2O लेता है, पानी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, क्लोरोफिल उसके लीफ में है ही, सनलाइट सूरज से लेता है, सूरज की रोशनी, ठीक, इसके प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखें, काम आएगा ही, एक नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, जो पहले भी आप पढ़े हो, कैल्शियम ऑक्साइड हमने पढ़ाया था, स्लेक्ड लाइम पढ़ाया था, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट पढ़े थे, कॉपर सल्फेट पढ़े थे, कलर के बारे में, ये सब एक एक लाइन का क्वेश्चन बन जाता है बच्चे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन सब का ध्यान रखें। तो ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करता है, साथ साथ ऑक्सीजन बनता है और वाटर भी रिलीज होता है, यही है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। देखिए, लेट अस नाउ सी दैट व्हाट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस पूछ सकता है, ये आपका रिएक्शन दे देगा, क्या क्या बताओ, ये रिएक्शन को पहचानो, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है या रेस्पिरेशन का, तो ये फोटोसिंथेसिस का बच्चे, ठीक, इसी को उल्टा कर देते, ग्लूकोज अगर ब्रेक डाउन कर देते ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो हो जाता है रेस्पिरेशन, ये फोटोसिंथेसिस का है, ध्यान रखेंगे, पूछता है। अब एक्चुअल है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में होता क्या क्या है, कैसे ग्लूकोज बनता है, तो वो हम देखेंगे बच्चे। फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप ध्यान रखेंगे, 5 लाइन का जो क्वेश्चन होता है 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में, इसमें पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को आपको अच्छे से दिखाना है और लिखना भी उसके बारे में। तो रिएक्शन लिख के उसका क्या क्या लिखेंगे। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। क्लोरोफिल होता कहाँ है, तो लीफ में होता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट है। सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी को स्टोर किया था, एब्जॉर्ब किया था, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है बच्चे, ये H2O जो है, ठीक, H2O प्लांट कहाँ से लेता है, रूट से H2O लेता है, H2O को ब्रेक डाउन करता है किस में, H2 प्लस O2, H2 और O2 में तोड़ देता है, H2O का स्प्लिटिंग होता है H2 और O2 में, ठीक, 2H2O यहाँ हो गया, 2H, ठीक है।
यहाँ भी 2H2 दीजिए, 2H2 प्लस O2 में इसको मतलब पानी को तोड़ता है और वहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिलीज कराता है। सेकेंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से लेता है CO2, इसका फिर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन करता है। रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है बच्चे, यही याद रखें स्टेप। थर्ड स्टेप है रिडक्शन। यहाँ के स्थान पर वहाँ पर आपको क्या लिख देगा कि बताओ थर्ड स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्सीडेशन था क्या रिडक्शन था। तो ध्यान रखिए रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब जो CO2 था वहाँ जो वाटर को तोड़ के आप हाइड्रोजन लिए थे बच्चे, उसी हाइड्रोजन को यहाँ ऐड किया जाता है। और मतलब कई सारा जो स्टेप है इसमें, और वो आपको 11th क्लास में फोटोसिंथेसिस जब पूरा चैप्टर है उसमें पढ़ाएगा। तो ये यही बन जाता है C6H12 और O6। ओके ठीक। तो रिडक्शन स्टेप में ग्लूकोज बनता है। ये तीनों स्टेप ध्यान रखें। दीज स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ये जो तीनों स्टेप देखे हैं बच्चे, सबसे पहला स्टेप था कि सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब किया था। दूसरा स्टेप था वो जो एब्जॉर्ब सनलाइट था उसको क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, और उस केमिकल एनर्जी से क्या करते हैं, हम वाटर को स्प्लिट करते हैं H2 प्लस O2 में। थर्ड स्टेप में कार्बन का रिडक्शन करते हैं, ठीक, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में। ये जो तीनों स्टेप था ये एक के बाद एक, जरूरी नहीं कि एक के बाद एक इमीडिएटली लगातार चलते रहता है, ये एक के बाद एक नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल डिजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। देखिए आपको बता रहा है कि जो डिजर्ट प्लांट मरुस्थल में जो पौधा है वो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेता है बच्चे। कार्बन डाइऑक्साइड तो रात के समय लेता है, ठीक, कारण है। इसके पीछे आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि रात के समय ही कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोमाटा को खोलना पड़ेगा। दिन के समय यदि स्टोमाटा को खोलता है तो जो डिजर्ट प्लांट है, डिजर्ट में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अगर स्टोमाटा खोल दिया तो उसके अंदर जो भी स्टोर्ड वाटर है बच्चे, एक तो वाटर की कमी है डिजर्ट में, स्टोर्ड वाटर है, ये भी उड़ जाएगा ट्रांसपीरेशन के थ्रू। दिन के समय वाटर उड़ जाएगा ट्रांसपीरेशन के थ्रू, तो वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए क्या करता है जो डिजर्ट प्लांट है रात को इस समय में अपना स्टोमाटा खोलता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ध्यान रखें, सब चीज़ को लॉजिक से समझेंगे तो आसानी से कंसेप्ट समझ में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और उसको मतलब एक इंटरमीडिएट के रूप में उसको स्टोर करके रखता है ताकि दिन में फिर उसका क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए तो लाइट तो आवश्यक है बच्चे। तो दिन में इसके साथ मतलब उसके फिर फोटोसिंथेसिस को बनाएगा उस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो उसमें एक डार्क रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन होता है, ध्यान रखेंगे। लेट अस सी हाउ इच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एबव रिएक्शन फॉर द नेसेसरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहता है कि फोटोसिंथेसिस कैसे कैसे होता है। देखिए स्टेप में यहाँ आपको दिखाया हुआ है। ये एक लीफ है, मिडरिप, मिडरिप मतलब जो प्लांट का जो रेटिकुलेट वेनेशन है बच्चे, मिडरिप बीच वाला। लेमिना और लीफ ब्लेड, ये जो साइड वाला होता है उसको लेमिना लीफ ब्लेड कहते हैं। भेन और भेनलेट तो जानते होंगे, सिरा जिसको कहते हैं। यहाँ से आपको जूम करके दिखाया है। फ्लेम, फ्लेम और जैलम दिखा रहा है बच्चे, भस्कुलर बंडल है। जैलम जल का कंडक्शन करता है, फ्लेम फूड का कंडक्शन करता है। वैक्सी क्यूटिकल, लेप के सबसे ऊपर क्यूटिकल होता है वाटर लॉस को कम करने के लिए। ये सबसे ऊपर एपिडर्मिस है। क्लोरोप्लास्ट, एयर स्पेसेस, गार्ड सेल सभी आपको दिखा रहा है। सभी के बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। आइए, इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, कराएं अगर वही माइक्रोस्कोप के अंदर अगर एक लीफ को आप अच्छे से देखें, यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट। आप नोटिस करेंगे कि कुछ सेल के अंदर कुछ ग्रीन डॉट होता है। दिस ग्रीन डॉट आर ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये जो ग्रीन डॉट है ये क्या है, तो ऑर्गेनेल्स है। इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर ले बच्चे, दीज ग्रीन डॉट्स आर ऑर्गेनेल्स। ये क्या है, ऑर्गेनेल्स है। प्लांट सेल हम पढ़ाए, प्लांट सेल आप पढ़े होंगे बच्चे, क्लास 9 का चैप्टर है, उसमें एक ऑर्गेनेल्स हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। प्लास्टिड के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एक कलर देता है, एक स्टोरेज में काम करता है बच्चे। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डिमॉन्स्ट्रेट दैट क्लोरोप्लास्ट कंटेन एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक्टिविटी बच्चे आसान है, आप अपने एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ लें। कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। कोई अगर चीज़ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी है मेरा, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपको अच्छे से वहाँ बता देंगे। हमें नहीं लगता है कि इसकी आवश्यकता है, बहुत आसान है बच्चे एक्टिविटी। तो पहले भी पढ़े होंगे आप, क्लास 8 में भी इसको बारे में पढ़ाया जाता है। तो आप वहाँ से थोड़ा एक बार थोड़ा बहुत आपको भी मेहनत करना चाहिए बच्चे। चैप्टर तभी मतलब आसानी से अच्छे से और कंसेप्चुअल हो पाएगा। एक्टिविटी जो हाँ ज़रूरत था, केमिस्ट्री में एक्टिविटी ज़रूरत था तो वहाँ पर एक एक एक्टिविटी बताए थे बच्चे। बायोलॉजी का एक्टिविटी उतना आवश्यक नहीं है क्योंकि लॉजिक हम पढ़ ही लेंगे थ्योरी में।
अब देखते हैं, नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड इन क्लास। करा आइए अब हम देखते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करता है। तो करा इन क्लास 9 में वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टोमाटा। क्लास 9 में हमने स्टोमाटा के बारे में पढ़ा है। विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जो लीफ के सरफेस में, पत्ती के सरफेस में टाइनी पोर, बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है बच्चे, छेद होता है, कहाँ होता है, लीफ के सरफेस में। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू द पोर फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैसिव अमाउंट मतलब क्या, अधिकांश जो मात्रा होता है गैसेज एक्सचेंज का। गैसेज एक्सचेंज मतलब क्या, CO2 लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। प्लांट तो यही करता है, दिन के समय क्या करता है, CO2 वो लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो गैसेज एक्सचेंज, यही गैस का जो एक्सचेंज होता है, मैसिव मतलब अधिकांश कहाँ से करता है, वो इसी टाइनी पोर्स स्टोमाटा के थ्रू ही करता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट अपना ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, तो स्टोमाटा के थ्रू लेता है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में आप भूल सकते हैं, अंडरलाइन कर लें। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट हेयर डैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स, रूट एंड लीव्स एज वेल। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या प्लांट गैसेज एक्सचेंज सिर्फ स्टोमाटा के थ्रू ही करता है, तो बिल्कुल गलत है। स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है, मैसिव अमाउंट मतलब अधिकांश गैसेज एक्सचेंज कहाँ से होता है, स्टोमाटा के थ्रू। एक एक चीज़ हम अच्छे से लॉजिकली बता रहे हैं बच्चे, ध्यान से सुने। अधिकांश, एक्सेसिव, मैसिव अमाउंट गैसेज एक्सचेंज का कहाँ से होता है, तो स्टोमाटा के थ्रू। लेकिन इसके अलावा प्लांट कहाँ से करता है, देखिए, गैसेज अकर एट द सरफेस ऑफ स्टेम के सरफेस से भी होता है, रूट के सरफेस से भी होता है और लीव्स से भी होता है। ठीक, तीनों जगह से होता है। इसके अलावा भी रूट से भी गैसेज एक्सचेंज होता है, ध्यान रखें। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमाटा, चूँकि स्टोमाटा से क्या हो सकता है बच्चे, वाटर का लॉस हो सकता है। प्लांट वाटर रूट से लेता है, और अगर प्लांट को वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है बच्चे, उपलब्धता पानी की ज़्यादा नहीं है, अगर वो ज़्यादा लॉस कर दिया तो पानी फिर कहाँ से लाएगा, कहाँ से फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। फोटोसिंथेसिस के लिए तो वाटर भी चाहिए बच्चे। ठीक, द प्लांट क्लोजेज द पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट क्या करता है, जब फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता नहीं होती है तो पोर को क्लोज कर लेता है। स्टोमाटा वाला पोर जो हम देखे थे बच्चे, अभी अब देखेंगे एक बार और, इस पोर को क्या करेगा, क्लोज कर लेगा। ठीक, ताकि हम अब इससे क्या करेंगे, CO2 नहीं लेंगे। अधिकतर मतलब जितना CO2 लेना चाहिए था उतना ले लिया, उसके बाद ये इसको क्या करेगा, क्लोज कर लेगा। क्योंकि जब ये खुला रहता है तो उसी समय वाटर का ट्रांसपीरेशन भी होते रहता है, मतलब यहाँ से पानी H2O बच्चे निकलते रहता है, और H2O लॉस पानी मतलब पेड़ पौधा के लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है, फोटोसिंथेसिस रुक सकता है। क्योंकि CO2 तो ये क्या कर लेगा, थोड़ा बहुत तो ये रूट से भी ले सकता है, स्टेम से भी ले सकता है CO2, लेकिन पानी तो ज़्यादा नहीं ले पाएगा बच्चे, पानी तो है ही नहीं। तो क्या करता है, जब आवश्यकता नहीं होती है तो इसलिए ये बंद कर लेता है। यही कारण है कि डिजर्ट प्लांट रात के समय ही स्टोमाटा को खोलता है कि वो CO2 ले, दिन के समय नहीं खोलता है। दिन के समय अगर उसको CO2 लेना है या ऑक्सीजन लेना है थोड़ा बहुत, तो वो कहाँ से ले लेगा, स्टेम से भी ले लेगा। स्टेम से वाटर लॉस नहीं हो पाएगा बच्चे, लेकिन स्टोमाटा से वाटर लॉस हो जाता है, इसलिए वो दिन के समय स्टोमाटा को नहीं खोलता है। कौन, डिजर्ट प्लांट, क्योंकि उसके पास पानी की कमी है। देखिए एक बार थोड़ा देख लेते हैं, गार्ड सेल के बारे में अभी पढ़ेंगे। गार्ड सेल क्या होता है कि स्टोमाटा के, ये जो स्टोमाटा बच्चे, स्टोमाटल पोर, इसके ऊपर एक गार्ड की तरह, गार्ड के मतलब उसको एक मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक सेल होता है जिसको हम गार्ड सेल कहते हैं। इसी गार्ड सेल का क्या काम है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, मतलब इसका काम है कि स्टोमाटा को खोलना और बंद करना। और ये सबसे बाहर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट है, याद रखें क्लोरोप्लास्ट। ये आपको लेबलिंग करने के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन। तो ये ओपन है बच्चे, ये जो आपका स्टोमाटा है ये ओपन है, ये क्लोज है, ध्यान रखेंगे। देखिए, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। ये जो पोर है, स्टोमाटा का जो पोर है, ये कब खुलेगा कब बंद होगा, इसका किसका काम है, तो गार्ड सेल का काम है। इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर ले। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है, और आपके MCQ में या बोर्ड एग्जाम में भी जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है या ट्रू फॉल्स हो सकता है, वहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है। द गार्ड सेल स्वेल अप, देखिए कब गार्ड सेल कब खुलेगा कब बंद होगा, उसका लॉजिक दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, तर्क दिया हुआ है। द गार्ड सेल स्वेल करता है जब व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, जब वाटर गार्ड सेल के अंदर जाएगा तो क्या कर, स्वेल मतलब फूल जाता है तो क्या हो जाता है, खुल जाता है। कॉजिंग द स्टोमाटल ओपर पोर टू ओपन, तो जैसे स्वेल होगा तो ये स्टोमाटल का पोर जो होता है ओपन हो जाता है, खुल जाता है। सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल श्रिंक, और जैसे ही पानी की कमी होती है पोर श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है और गार्ड सेल बंद हो जाता है। ठीक,
यहाँ तक हम लोग ने देख लिया बच्चे। एक्टिविटी 6.2 में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक लाइन हम अंडरलाइन कराते हैं। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। KOH बच्चे क्या होता है? KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका काम है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेना। एटमॉस्फेयर में आसपास में जो भी होगा वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे यहाँ दिखाया बच्चे, एक बेल जार है, मतलब एक शीशा का बर्तन है, उसके अंदर एक फ्लावर रख दिया है। फ्लावर रख दिया तो फ्लावर क्या करता है? CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो यहाँ जो आसपास का एटमॉस्फेयर होगा बच्चे, एटमॉस्फेयर में तो सब चीज़ था जब तक क्लोज नहीं किया हुआ था। जैसे ही क्लोज कर दिया तब भी तो कुछ न कुछ तो रहेगा अंदर से, पूरा वैक्यूम तो आप कर नहीं सकते हैं। तो CO2 को निकालने के लिए क्या करता है? KOH डाल देता है कि हाँ यहाँ से सारा का सारा CO2 निकल जाए। ठीक, तो KOH का काम है CO2 को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है। कि ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में, इसलिए हम बता दिए। और कुछ एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार पढ़ के देखिए, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए हम ले नहीं पढ़ाया है। कोई दिक्कत हो पढ़िए तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, so far we have talked about how autotrophs meet their energy requirement, but they also need other raw material for building their body। कर अभी तक हम लोग ने मतलब बात किया कि ऑटोट्रॉफ अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करता है, लेकिन इसके अलावा उसको कुछ रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ की भी आवश्यकता होती है फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, अपने शरीर को बनाने के लिए। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। वाटर को कहाँ से लेगा? तो सॉइल से लेगा। बाय द रूट्स के थ्रू वाटर को लेता है जो प्लांट है, इंटेरेस्टेरियल प्लांट, जो भी स्थलीय जो पौधा है वो रूट के थ्रू पानी को लेता है मिट्टी से। अदर मटेरियल्स लाइक, और जो दूसरा मटेरियल जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन, मैग्नीशियम है, ये भी सॉइल से ही लेता है। मिनरल्स को कहाँ से लेता है बच्चे? सॉइल से ही लेता है। नाइट्रोजन इज असेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। उस समय भी ये याद रखें, अंडरलाइन कर ले बच्चे, इंपॉर्टेंट लाइन। नाइट्रोजन इज असेंशियल एलिमेंट, नाइट्रोजन एक असेंशियल एलिमेंट है जिसका यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है? तो यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। पूछेगा कि प्रोटीन और अदर कंपाउंड बनाने के लिए किसका यूज होता है? नाइट्रोजन का या मैग्नीशियम का? तो नाइट्रोजन का। NCERT का लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखें। दिस इज, आगे देखते हैं, दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट। ये जो नाइट्रेट लेता है तो किस फॉर्म में? या तो NO3 के फॉर्म में। नाइट्रेट मतलब NO3 के फॉर्म में, NO3 माइनस या NO2 माइनस। ये बच्चे आपका नाइट्रेट है और ये नाइट्राइट है, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट, ठीक। और इट इज़ टेकन अप एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, या ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में ले सकता है, विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में लेगा तो बैक्टीरिया इसको प्रिपेयर करके देगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। तो ये कुछ ऑटोट्रॉपिक नाइट्रोजन था। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग ने पढ़ा। कोई दिक्कत हो बच्चे कमेंट सेक्शन में आप हमारे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, खुद से पढ़ के देखें NCERT को लाइन टू लाइन। कहाँ समझ में नहीं आता है तब आप हमारा वीडियो देखें, बार बार देखें, समझ में जरूर आएगा। अब हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्टार्ट कर रहे हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब विषमपोषी पोषण। बच्चे देखते हैं, विषमपोषी मतलब क्या? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है उसको क्या कहते हैं? विषमपोषी, या किसी पर डिपेंड होता है। जैसे हम लोग बच्चे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। आप जो अपना भोजन बनाते हैं, कोई बच्चा समझ रहे होंगे कि हम अपना खाना स्वयं बनाते हैं। बच्चे, आप खाना नहीं बना है, मतलब भोजन तो बना हुआ है, आप उसमें टेस्ट बढ़ा रहे हैं अपने स्वाद अनुसार, उसमें मसाला मिला के आप उसको अपने खाने लायक बना रहे हैं। भोजन तो बना हुआ है, भोजन बनाने का काम तो पेड़ पौधा का है, ठीक। देखिए, ईच ऑर्गेनिज्म इज अडॉप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। प्रत्येक जो जीव हैं अपने अपने वातावरण में, इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में अडॉप्टेड हैं, अनुकूल हैं। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। मतलब भोजन के स्वरूप और उसकी उपलब्धता। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, भोजन के स्वरूप और उसकी उपलब्धता के आधार पर पोषण की जो है, न्यूट्रिशन की जो है बच्चे विधि, न्यूट्रिशन की जो टाइप्स है, न्यूट्रिशन की जो विधि है विभिन्न प्रकार के हो सकता है, अलग अलग प्रकार के हो सकता है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का जो प्रकार है डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी, जो उपलब्धता के आधार पर अलग अलग प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के जो ऑर्गेनिज्म के भोजन ग्रहण करने पर भी निर्भर करता है। और इसके अतिरिक्त जो क्या है, एज वेल हाउ इट इज़ ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म, और जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है इसको किस ढंग से मतलब ऑब्टेन करते हैं, ग्रहण करते हैं, उस पर भी ये डिपेंड करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी,
चाहे कोई फूड सोर्स स्टेशनरी हो जैसे ग्रास या मोबाइल सच एज डियर, हिरन, would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by cow in a line. There is a range of strategies by which we food are taken in and used by organism. वाइड रेंज है, बहुत सारा तरीका है कि कोई जीव भोजन को किसी प्रकार से लेते हैं, दूसरी अगर देखें तो दूसरे ढंग से लेते हैं। जैसे आप डियर की बात करें, घास को चबा चबा के खाता है बच्चे, और पहले तो वो एकदम खूब खा लेगा, जैसे गाय भैंस जो है जो भी उसको दीजिएगा पहले वो खा लेगा, बाद में उसको डाइजेस्ट करता है। और जो शेर, चीता वगैरह जो मांसाहारी जीव है वो उसको क्या करता है, एकदम चीर फाड़ के खाता है और साथ ही साथ पचाता, मतलब पहले खाता है और उसको पाज नहीं करता है, उसके अंदर अपने आप पचता रहता है। और जो गाय भैंस हैं पहले उसी दिन निकल लेते हैं, बाद में फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। कुछ ऐसा भी जीव है जो क्या करता है, जो फूड मटेरियल है उसको बाहर में ही, आउटसाइड मतलब लेने से पहले ही उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं बच्चे, तोड़ देते हैं ताकि उसको आसानी से एब्जॉर्व कर सकें। उसमें कौन कौन एग्जाम्पल है उसका एग्जाम्पल ध्यान रखिए, फंजाई एंड ब्रेड मोल्ड, फंजाई, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट एंड मशरूम। ध्यान रखिए बच्चे, फंजाई, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट एंड मशरूम जो ऐसे जीव हैं जो अपने फूड को बाहर में ही, एटमॉस्फेयर में ही ब्रेक कर लेते हैं, पहले ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उसके बाद मतलब एक प्रकार से समझिए कि डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर अपने अंदर लेते हैं। अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इन डाउन इनसाइड द बॉडी। और जो दूसरा है, जैसे हम लोग हैं, पूरा का पूरा मटेरियल को अंदर ले लेते हैं, उसके बाद इसको शरीर के अंदर तोड़ते हैं। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग। मतलब क्या अंदर लें, किस चीज़ को हम लें और किस चीज़ को तोड़ें, ये बॉडी डिजाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है और फंक्शन के ऊपर भी, उसका बॉडी डिजाइन कैसा है। जो ज़्यादा एडवांस है वो अपने अंदर ला के तोड़ेगा, जो कम एडवांस है, फंजाई, मशरूम, स्टूल, क्या अगर बाहर ही तोड़ लेगा, ब्रेक डाउन कर लेगा। सम अदर ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। कुछ जो और ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशन ड्राइव करता है प्लांट्स एनिमल से बिना उसको मारे हुए। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी इज यूज्ड बाय ए वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कसकटा। और देखिए ये था, सम अदर ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट एनिमल विदाउट किलिंग देम। मतलब जो पैरासाइट होते हैं अपने जो होस्ट को मारते नहीं हैं, लेकिन उससे भोजन लेते रहते हैं। भाई भोजन तो हम तुमको मारेंगे नहीं, पूरी तरह नहीं मारते हैं, पूरी तरह मार देगा तो फिर पैरासाइट भी कैसे जिंदा रहेगा। उसके अंदर कौन कौन आता है, कसकटा जो अमरबेल है, टिक्स है, लाइस है, लीचेज है, टेपवर्म है। लीचे जोंक के बारे में सुने होंगे बच्चे, जो भी मवेशी को पानी में धोने के लिए ले जाता था पहले गाँव के समय में, तो उसके पैर में जगह जगह पर लीच धर लेता था, मतलब लीच उसको पकड़ लेता था, उसका खून पीने लगता था। ब्लड सकिंग लीच इसको कहते हैं। ठीक, ये सब क्या है, पैरासाइट है जो अपने होस्ट से फूड लेते हैं लेकिन होस्ट को मारते नहीं हैं। जानते हैं कि होस्ट को यदि हम मार देंगे तो फिर मेरा भोजन कहाँ से आएगा। तो इस प्रकार के भी कुछ जीव होते हैं। ये सब था, हम लोग देखे थे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन है, जो दूसरे से बना बनाया भोजन लेते हैं बच्चे, और कुछ जो है अपना टेस्ट बढ़ाने के लिए लेते हैं और फिर से खाते हैं। ये हेटरोट्रॉपिक था, अलग अलग देखे थे, पैरासाइट है इसमें, और कुछ जो है बाहर में ईस्ट फंजाई के बारे में देखे थे, वो सभी क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो है, जीव जो है, अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। कह रहा है सिंस द फूड एंड द वे, भोजन और उसका तरीका, लेने का तरीका अलग अलग, ऑब्टेन तरीका अलग अलग है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मतलब डिफरेंट है। अब पढ़े होंगे बच्चे क्लास 9th में जो है एनिमल डाइवर्सिटी, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, उसके बाद एस्केलमिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्क, इकानोडर्मेटा, इस सब में जो पढ़े होंगे। शुरुआत में क्या पढ़ते हैं बच्चे, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम देते हैं तो जो प्रोटोजोआ पेरीफेरा होता है उसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। प्रोटोजोआ, पेरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस तक क्या है, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका माउथ और एनस एक ही काम करता है। प्लेटीहेलमिन्थेस में ऐसा है कि वही एक ही मतलब ऑर्गन से माउथ और एनस का दोनों का काम करता है। और जो है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ये सब क्या करता है, तो सिंगल सेल्ड है, ये सब तो बॉडी सरफेस से ही सारा सिंपल डिवीजन के थ्रू कर लेता है, तो इसमें कुछ होता ही नहीं है। और जैसे ऊपर जाएंगे तो एडवांस होते गया है, फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ है, उसके बाद और एडवांस हुआ है तो कॉर्डेट में जाएंगे तो माउथ अलग, एनस अलग, दोनों अलग अलग पार्ट है। वही कह रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग अलग है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मतलब अमीबा का बात कर रहा है। द फूड में बी टेकन इन द इंटायर सरफेस। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन लेता है पूरे सरफेस से फूड लेता है,
बट एज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिज्म का कम्प्लेक्सिटी जटिलता बढ़ता है उसके बॉडी का, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो अलग अलग जो पार्ट हैं स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, विशिष्ट हो जाते हैं अलग अलग काम करने के लिए। जैसे हम लोग में देख लीजिए बच्चे, हमारा जो माउथ है खाने के लिए है, आँख देखने के लिए, नाक सांस लेने के लिए है, ठीक। तो जैसे ही कम्प्लेक्सिटी बढ़ा है तो अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फंक्शन करने लगा। फॉर एग्जाम्पल, amoeba takes in food using temporary finger-like extension of the cell surface which fuse over the food particles forming a food vacuoles। जैसे अमीबा के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए बच्चे, अमीबा क्या करता है, जहाँ उसको फूड पार्टिकल्स मिला, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं बच्चे, तो सूडोपोडिया। तो अमीबा जो अपना भोजन लेता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना के सूडोपोडिया के थ्रू भोजन लेता है। ये सूडोपोडिया ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है, और फूड को अंदर ले लेता है, फूड पार्टिकल को, ठीक। इनसाइड द फूड वैक्यूल कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है ब्रोकन डाउन। जो फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लिया है भोजन, उसको सिंपल बॉन्ड्स में तोड़ा जाता है, विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में फिर उसको डिफ्यूज कर दिया जाता है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड, और जो उसका काम का था वो तो रख लिया, जो अनडाइजेस्टेड बच गया मटेरियल उसको सरफेस से फिर बाहर कर देता है। पैरामेसियम, अमीबा भी सिंगल सेल्ड है, पैरामेसियम इन सिंगल सेल्स है। पैरामेसियम विच इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है पैरामेसियम। अमीबा पैरामेसियम क्या है, सिंगल सेल्ड है, 9th क्लास में ही पढ़ाया गया है। द सेल हैज़ ए डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन ए स्पेसिफिक स्पॉट, उसका भी एक डेफिनेट शेप होता है फूड को लेने का, और फूड वो स्पेसिफिक स्पॉट से, कहीं खास स्थान से ही लेते हैं। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया। उसके अंदर क्या होता है बच्चे, पैरामेसियम के अंदर एक सिलिया होता है। पैरामेसियम ऐसा अजीब होता है, हम आपको दिखा देते हैं, देखिए इस प्रकार से होता है पैरामेसियम, पूरे बॉडी पे सिलिया मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है। जहाँ कहीं भी इसको फूड मिला उसको इस हेयर से पकड़ के अपने अंदर ले लेता है, उसको फिर डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड बच गया फिर इसको सिलिया के थ्रू बाहर कर दिया, ठीक। तो ये पैरामेसियम में काम होता है। तो ये हम तरीका देखे थे अमीबा और पैरामेसियम में। ये सब मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म है, नॉन कॉन्टेक्ट में लोअर ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ पोरीफेरा जो देखे थे हम लोग, ठीक। प्रोटोजोआ के अंदर ही आता है पैरामेसियम भी और अमीबा भी। अभी ह्यूमन बीइंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब मतलब जाके समझिए कि सही से चैप्टर शुरू हुआ है। ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक के बारे में प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे, और लेकिन जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ है, और यही आपको 11th में भी काम करेगा वो तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है। 11th जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम इसी टॉपिक में पढ़ लेते हैं, इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं बच्चे, पार्ट 2 में ही पढ़ लेते हैं। अभी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हुआ, पूरा देखिए आराम से, आपको अच्छा लगेगा बच्चे। अच्छे से पूरा कंसेप्चुअल समझाएंगे, ताकि 11th में अगर यदि आप बायोलॉजी लेते हैं तो वहाँ भी आपको समझने में आसानी हो, कुछ भी नया ना लगे। अगर ये पढ़ लेते हैं बच्चे तो 11th आपको लल्लू लगेगा कि हम बहुत चीज़ पढ़े हुए हैं, बस हल्का फल्का वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हम सब आपको यहीं बता देंगे, ठीक। ध्यान से देखिए बच्चे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स मतलब ह्यूमन बींग्स में पोषण। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। एनसीईआरटी बुक देखिए बच्चे 99 पेज में, अब बुक भी देखते रहें। ये जो माउथ से लेके एनस तक है ये क्या आपका एलिमेंट्री कैनाल है। ये एक बेसिकली मतलब कह सकते हैं एक लॉन्ग ट्यूब है, एक ट्यूब के जैसे है। कहाँ से कहाँ तक जाता है, क्वेश्चन पूछता है कि एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग कहाँ है, एंड कहाँ है, तो कुछ बच्चे स्टोमक से और स्टोमक बोल देते हैं, जी नहीं, माउथ से लेके एनस तक है एलिमेंट्री कैनाल का ये लॉन्ग ट्यूब है एक्सटेंडिंग। वी कैन सी डैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। आप देखेंगे कि ट्यूब में पेज एनसीईआरटी बुक देखते रहे बच्चे साथ साथ, और अच्छे से समझ में आएगा। वी कैन सी डैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज। इस ट्यूब में आप देखेंगे बहुत सारा पार्ट है। एक जगह स्टोमक आपको दिखेगा, राइट साइड देख रहे हैं अभी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन दिखेगा, लार्ज इंटेस्टाइन दिखेगा। राइट साइड में देखिए डायफ्राम तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। गॉल ब्लडर है, बाइल डक्ट है, पेनक्रियाज है, लीवर है, अपेंडिक्स है, ये सारा पार्ट किसका है बच्चे, एलिमेंट्री कैनाल का। सभी का फंक्शन भी अलग अलग, डिफरेंट फंक्शन है, सभी पार्ट का अलग अलग फंक्शन है। व्हाट हैपेंस टू द फूड वंस इट इंटर आवर बॉडी, वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हियर। तो जैसे ही भोजन को हम अपने अंदर लेते हैं उसके बाद इसका क्या होता है, इसी चीज़ को हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। अच्छे से सारा चीज़ समझ में आएगा बच्चे, कोई कंसेप्ट मतलब आपको कुछ भी छोड़ेंगे नहीं,
कहते हैं ना लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा बच्चे, सभी चीज़ को हम अच्छे से बताएंगे यहाँ पर। देखिए एक्टिविटी 6.3 बच्चे, इसका एक्टिविटी का ना केमिस्ट्री का एक्टिविटी थोड़ा बहुत काम का भी है। ये सब एक्टिविटी थोड़ा बहुत उतना ज़्यादा लॉजिकली नहीं है, इसलिए हम इग्नोर कर रहे हैं। आप पढ़ें, कोई समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं बच्चे। ठीक, पढ़ते हैं आगे। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू बी पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। करा हम विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं, कभी आप दाल रोटी खाते हैं, कभी नॉनवेज खाते हैं, कभी फास्ट फूड खा लेते हैं, कभी मिठाई जाके खा लेते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो हम खाना खाते हैं सब सेम ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू अंदर जाता है। नेचुरली the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. Naturally the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. मतलब जो प्राकृतिक रूप से है कि फूड को क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए और सेम टेक्सचर का होना चाहिए। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विदाउट टीथ। ये काम होता कैसे है, तो इसको करने के लिए हमारे पास टीथ है, उसको अच्छे से हम चबाते हैं ताकि छोटा छोटा टुकड़ा में बदल जाए। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, और जो आप लाइनिंग मतलब क्या बच्चे, कवरिंग, मतलब जो भी एलिमेंट्री कैनाल का कवरिंग है, जो फूड पाइप देख रहे हैं उसका कवरिंग एकदम, रास्ता जो है एकदम सॉफ्ट है ताकि कोई चीज़ आसानी से पास कर सके। रास्ता एकदम सॉफ्ट है बच्चे, आसानी से कोई भी चीज़ नीचे जा सकता है। रफ रहता तो हो सकता है रुकावट आ सकती थी। तो वही है लाइन कैनाल का जो लाइनिंग, एलिमेंट्री कैनाल का जो लाइनिंग है बहुत सॉफ्ट है, इसलिए फूड को भी सॉफ्ट होना पड़ेगा। उसको वेट करते हैं, मतलब भिगाते हैं ताकि वो आसानी से उस रास्ते से जा सके। When we eat something we like our mouth waters, जैसे आप कुछ खाने लगते हैं तो आपका माउथ में लगता है कि पानी आ गया, वो पानी नहीं होता है बच्चे, वही आगे हम देखेंगे, वो पानी नहीं होता है। अब पानी होता भी है, पानी के जैसे होता है, क्यों होता है, ताकि हमारा भोजन जो है वेटेड हो जाए, आसानी से रास्ते से जा सके। दिस एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, ये सिर्फ पानी के कारण ही नहीं होता है, बट ए फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा, वो आपके एक सलाइवरी ग्लैंड से फ्लूइड निकलता है जिसको हम सलाइवा कहते हैं। ठीक, अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज कम्प्लेक्स नेचर। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कम्प्लेक्स नेचर, और कुछ दूसरा भी है जो फूड का हुआ कम्प्लेक्स नेचर है, उसको भी हम देखते हैं। मतलब इफ इट इज बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। अगर एलिमेंट्री कैनाल से इसको लिया तो उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में इसको आपको बदलना पड़ेगा। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, मतलब जो हम भोजन लिए अगर उसमें कुछ बड़ा बड़ा टुकड़ा नहीं बचे, यहाँ बड़ा बड़ा टुकड़ा नहीं कर सकते, कम्प्लेक्स नेचर कह सकते हैं। कम्प्लेक्स नेचर मतलब जटिल, जैसे प्रोटीन है बच्चे, हमारा शरीर जो है प्रोटीन को एज इट इज़ एब्जॉर्व नहीं कर सकता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा तब जाके एब्जॉर्व करेगा। तो उसको करने के लिए हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट मतलब क्या, तोड़ने वाला पदार्थ है कुछ, जिसको हम एंजाइम कहते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है कॉल्ड एंजाइम। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड स्लेवरी एमाइलेज। जैसे सलाइवा अपने आप में एक एंजाइम है, उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, तो स्लेवरी एमाइलेज होता है, जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, विच इज ए कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। जो स्टार्च कहाँ होता है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होता है, उस स्टार्च को भी सिंपल मॉलिक्यूल में बदलने के लिए क्या करता है, ये स्लेवरी एमाइलेज उसको शुगर में बदलता है। ठीक, द फूड इज मिक्स थ्रोली विद सलाइवा, फूड को मतलब सलाइवा के थ्रू अच्छे से मिक्स किया जाता है, एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। और मतलब आपके टंग, मुंह में जो टंग है बच्चे, उसको अच्छे से एकदम च्यूई करने के लिए जीव का क्या काम है, जीव है कि भोजन को मिलाने में मदद करता है। ठीक, पूरे नीचे से ऊपर, जैसे आप कभी घर बनते हुए देखेंगे बच्चे, मिक्सी मशीन जो देखते होंगे, मिक्सर मशीन होता है, सीमेंट बालू गिट्टी सब डाल देता है और वो रोटेट होते रहता है, पूरा का पूरा तुरंत मिल जाता है, फिर उसको निकाल के बाहर और घर ढलाई का काम होता है। उसी प्रकार से हमारे मुंह के अंदर भी है, दांत चबाने का काम करता है। जीव का क्या काम है कि भोजन को इधर उधर घुमाएगा ताकि पूरी तरह से अच्छे से सब चब जाए और सलाइवा को उसके साथ मिलते रहे। It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can processed properly in each part। करा ये जरूरी है कि फूड जो है हमारा रेगुलेटेड मैनर में डाइजेस्टिव ट्यूब में जाते रहे और प्रॉपरली मतलब प्रोसेस्ड होते रहे सब पार्ट में। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली। ये जो मसल्स जो है, ये जो एलिमेंट्री ट्यूब का जो मसल्स है बच्चे, ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, मतलब सिकुड़ जाता है फिर फैल जाता है, सिकुड़ जाता है फैल जाता है, सिकुड़ जाता है फैल जाता है। ऐसे करने से क्या होगा कि जो भी हमारा भोजन है आसानी से नीचे पहुंच जाता है। कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। दीज पेरिस्टाल्टिक, यही कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांसन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांसन को क्या कहते हैं बच्चे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रख ले बच्चे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसको क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
अकर along द ऑल along द गट। गट के मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल इसके पूरे भाग में होते रहता है। फिर देखिए ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांसन जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का होते रहता है, इसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टोमक थ्रू द फूड पाइप। माउथ से फूड जो स्टोमक में जाता है किसके थ्रू? ये फूड पाइप के थ्रू। देखिए बच्चे फिगर आराम से देख ले, ये आपका माउथ है, माउथ में आप भोजन लिए, यहाँ अच्छे से च्यूक किए, टंग से इसको मिला दिए, सलाइवा मिक्स हुआ, इसके बाद ये भोजन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांसन के थ्रू ये अल्टीमेटली कहाँ पहुँचता है? स्टोमक में पहुँच जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे आपके एनसीईआरटी में स्टोमक के बारे में बस इतना ही लिख दिया कि भोजन स्टोमक में जाता है। यही जब 11th में आप पढ़ेंगे बच्चे, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, वहाँ यही स्टोमक का 4 भाग कर दिया है, कार्डिक है, बॉडी है, फंडस है। ठीक, ये 3-4 जो रीजन है, पाइलोरिक रीजन होता है, इस सब रीजन को हम मतलब स्टोमक को 4 भाग में थोड़ा और मतलब एक्सप्लेन कर दिया है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई आपको पढ़ने के लिए मिलेगा वहाँ पर कि यहाँ से जो देखिए 1 मिनट, यहाँ से जो बच्चे जैसे भोजन फूड पाइप से स्टोमक में गया है तो यहाँ एक दरवाज़ा होता है। ठीक, गैस्ट्रिक मतलब जैसे ही गैस यहाँ पर जाता है तो दरवाज़ा सब के बारे में स्फिंक्टर के बारे में पढ़ाया जाता है और स्टोमक के 4 भाग के बारे में पढ़ाया जाता है जो यहाँ पर नहीं पढ़ाया हुआ है। तो यही वहाँ पर एक्स्ट्रा है, ले और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। कंसेप्ट बच्चे यहीं से, सारा कंसेप्ट यहीं से है, तो यहीं आप अच्छे से देख लें। ईसोफेगस, फूड पाइप और ईसोफेगस। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप। फूड पाइप और ईसोफेगस में ले जाता है। माउथ फूड पाइप से कहाँ ले जाता है? ईसोफेगस में ले जाता है। द स्टोमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड व्हेन द फूड इंटर्स। स्टोमक जो है जे शेप्ड ऑर्गन होता है बच्चे, जे शेप्ड। शेप थोड़ा ये ध्यान रखें, यही 11th क्लास का है। तो जे शेप ऑर्गन रहता है जो कि जैसे ही भोजन इसके अंदर जाता है तो एक्सपांड कर जाता है, फैल जाता है। ऑब्वियसली भोजन जाएगा तो फूलेगा। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रोली द विथ मोर डाइजेस्टिव यूसेज। और स्टोमक का जो मस्कुलर वॉल होता है वो किस चीज़ को हेल्प करता है? तो जो स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस है उसको मिलाने में मदद करता है। नेक्स्ट, द डाइजेशन इन स्टोमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, पेप्सिन एंड म्यूकस। देखिए आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब स्टोमक में भी कई सारा ग्लैंड है। ठीक, जैसे हो गया एक ग्लैंड है जो HCl सेक्रेट करता है बच्चे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो भी उसका pH लगभग 1 पॉइंट के आसपास होता है बच्चे, 1 और 2 के आसपास रहता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कह सकते हैं, ये हमारे पेट के अंदर रिलीज होता है। मन में एक क्वेश्चन आता होगा बच्चे कि फिर इतना स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जब हमारे पेट के अंदर रिलीज होता है, अगर स्किन पर ले लें हम तो हाथ जल जाएगा। फिर हमारा पेट का स्किन क्यों नहीं जलता है, स्टोमक का स्किन क्यों नहीं जलता है? तो कारण है कि वहाँ जो है बच्चे, जो लेयर है स्टोमक का बहुत ही मतलब हार्ड लेयर है, उसको वो मतलब जला नहीं सकता है। इसलिए हमारा जो स्किन है, स्टोमक का जो स्किन है, म्यूकस है, वो सेफ होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, इसका 2 काम है। पहली बात तो ये जो अगर मान लीजिए खाते समय कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया आपके साथ भोजन के साथ तो उसको ये मारने में मदद करता है। दूसरा, एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है पेप्सिन। पहले होता है पेप्सिनोजन, इनएक्टिव फॉर्म में होता है पेप्सिनोजन होता है इनएक्टिव फॉर्म में। इसको एक्टिव करता है पेप्सिन के रूप में कौन? यही HCl के प्रेजेंस में पेप्सिनोजन पेप्सिन के रूप में बदलता है। और ये पेप्सिन का क्या काम है? तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो बच्चे जो भी प्रोटीनेशियस भोजन आप करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और म्यूकस रिलीज होता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl है वो आपके गैस्ट्रिक का मीडियम एसिडिक बनाए रखता है ताकि यही जो एंजाइम है पेप्सिन अच्छे से काम कर पाए। ये मतलब एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। तो एग्जाम्पलर में कभी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेप्सिन किस मीडियम में अच्छे से काम कर पाएगा? तो एसिडिक मीडियम में। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड? एसिड का और दूसरा काम क्या है? तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। जो म्यूकस है आपके इसके जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक के जो इनर लाइनिंग है उसमें एसिडिक जो मीडियम है उसको मतलब कहने का मतलब है कि म्यूकस जो है बच्चे आपके स्टोमक के अंदर ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है ताकि ये आपको नुकसान ना पहुंचाए।
नेक्स्ट we have often heard adult complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed above? कह रहा है कि हम लोग अक्सर ऐसा सुने होंगे, जो एडल्ट होते हैं, बड़े बुजुर्ग आदमी होते हैं, एसिडिटी का समस्या, उनको जनरल एसिडिटी का समस्या होते रहता है। क्या आप इसको रिलेट कर पाएंगे? ऑब्वियसली रिलेट कर पाएंगे बच्चे। कारण क्या वही है, अगर समय पर भोजन नहीं करेंगे तो एसिड निकलने का एक टाइम होता है। ठीक, सभी एक प्रकार से हमारे शरीर के अंदर सब एक टाइम पर ही काम करते हैं। अगर मान लीजिए जिस टाइम पर आप आज भोजन किए, इसी टाइम पर कल आप यदि आप भोजन नहीं किए तो एसिड क्या होगा, खुद निकलने लगता है। और एसिड निकलेगा और वहाँ भोजन नहीं रहेगा तो ये आपके स्किन को ही खाने लगता है। स्किन को मतलब ये डिकम्पोज करने लगता है, जिसके कारण एसिडिटी की समस्या, आपको पेट दर्द वगैरह सब होते रहता है। गैस्ट्रिक अल्सर भी हो जाता है कई सारे को। द एग्जिट और of food from the stomach is regulated by sphincter muscles which are released in the small intestine into the small amount into the small intestine। अब देखिए, ये जो स्टोमक से जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहाँ भी एक दरवाज़ा है। कई बच्चे दरवाज़ा के बारे में वहाँ पर पढ़ाया जाता है 11th क्लास में, कि मतलब वो मेंटेन करता है कि स्मॉल अमाउंट को, भोजन को आप कहाँ भेजें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसको धीरे धीरे बच्चे को लेयर बाय लेयर भेज रहा है। क्यों? ताकि भोजन अच्छे से, बहुत बढ़िया से डाइजेस्ट हो सके। क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर डाइजेस्टेड जो फूड होगा उसी को एब्जॉर्ब करना है ब्लड को। तो जितना माइन्यूटली, जितना टाइनीली सूक्ष्मता से डाइजेस्ट होगा उतना जल्दी आपको एनर्जी मिलेगा। फ्रॉम द स्टोमक द फूड नाउ इंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक से भोजन कहाँ जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये भी सीक्वेंस पूछ सकता है आपसे। माउथ से गया कहाँ, फूड पाइप में। फूड पाइप से कहाँ गया, स्टोमक में। स्टोमक से कहाँ गया बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सीक्वेंस पूछ सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये ध्यान रखिए बच्चे, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। सीक्वेंस से क्वेश्चन आता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू ए कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिंग कॉइलिंग। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ, अंडरलाइन कर लें कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है कहाँ से कहाँ तक है, माउथ से लेके एनस तक। उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है बच्चे वो क्या आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट, मतलब कम स्पेस में होता है बच्चे, एकदम कॉइल वो जो देखते होंगे आप इस प्रकार से, जो कॉइल था, कॉइल वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ही था। कम स्पेस में है लेकिन सबसे लंबा पार्ट है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ भी है जो बच्चे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकता है। जैसे हर्बीवोर ईटिंग ग्रासेस नीड ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। जो हर्बीवोर है, शाकाहारी जीव हैं, शाकाहारी जानवर हैं, उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ है बच्चे बहुत लंबा होता है, क्योंकि वो अधिकतर घास खाता है। घास में क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है सेलुलोज, तो इसलिए उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज ज़्यादा है, कि जितना ज़्यादा रहेगा उतना आसानी से वो डाइजेस्ट हो पाएगा। दूसरी तरफ मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट। मीट को आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है, इसलिए कार्निवोर का जो टाइगर्स है, लायंस है, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए हर्बीवोर और कार्निवोर में किसका स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा होगा। तो कार्निवोर का स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज छोटा होगा, हर्बीवोर का स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा होगा, ध्यान रखेंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इन द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो ही है वो साइट है, वो जगह है जहाँ पर फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होता है। ध्यान रखेंगे, कंप्लीट डाइजेशन सब चीज़ का कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज फॉर दिस पर्पस। मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को और अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर कई सारा ग्लैंड अपना सिक्रीशन, मतलब यहाँ पर अपना जो डाइजेस्टिव जूस है इसको वहाँ डालता है। लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पेनक्रेटिक एंजाइम टू एक्ट। अब इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी है बच्चे कि जो भोजन स्टोमक से आया हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या था, एसिडिक था। ठीक, उसको अब एल्कलाइन करना पड़ेगा, बेसिक मीडियम करना पड़ेगा, क्योंकि पेनक्रिएटिक जो जूस है बच्चे, पेनक्रिएटिक एंजाइम है, वो बेसिक मीडियम में ही काम करता है। पेप्सिन, ध्यान रखेंगे, पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है, लेकिन पेनक्रिएटिक जूस बेसिक मीडियम में काम करता है। दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, अच्छे से हम बता दिए। मेड अल्कलाइन फॉर द पेनक्रिएटिक एंजाइम टू एक्ट। अल्कलाइन इसलिए बनाया जाता था कि पेनक्रिएटिक एंजाइम, पेनक्रियाज का जो एंजाइम है वो आसानी से यहाँ पर अपना काम कर सके। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एक्म्प्लिसेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट। बाइल जूस फैट पे काम करता, मतलब फैट डाइजेशन में मदद करता है। फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म लार्ज ग्लोबुल विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम।
फैट जो भी है, फैट मतलब क्या, तेलीय मतलब वसा युक्त जो होता है बच्चे, दूध पीते होंगे, दूध में जो आप देखे होंगे फैट अधिकतर दूध में होता है, घी खाते हैं, घी में फैट होता है बच्चे, ये आसानी से मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाता है क्योंकि लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है। इसको पहले इमल्सीफाई मतलब क्या, छोटा छोटा टुकड़ा में बदलना पड़ता है, फैट को छोटा छोटा टुकड़ा में बदलना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है एक प्रकार से समझिए, ताकि इस पर एंजाइम अच्छे से काम कर पाए और इसको डाइजेशन हो सके आसानी से। बाइल साल्ट ब्रेक देम डेन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, जो बाइल साल्ट होता है, बाइल कहाँ से निकलता है, लीवर से बाइल निकलता है, इसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और एंजाइम अच्छे से काम कर पाए। दिस इज सिमिलर फॉर द इमल्सिफिकेशन एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4। कराइए वैसे ही होता है जैसे सोप का जो एक्शन है, इमल्सिफाई एक्शन है सोप का डर्ट पर। सोप जो है बच्चे, साबुन डर्ट पे कैसे काम करता है, देखिए मान लीजिए गंदगी है, आप जब भी साबुन लगाते हैं तो साबुन क्या करता है, इसको पकड़ लेता है, चारों बगल से इसको पकड़ लेता है और इस गंदगी को खींच के बाहर निकालता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा डिटर्जेंट उसको इतना ज़्यादा घेरेगा और आसानी से बाहर निकल पाएगा। उसी प्रकार से जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स था, जितना छोटा होगा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा, अच्छे से एंजाइम काम कर पाएगा, आसानी से डाइजेस्ट हो पाएगा। द पेनक्रियाज सेक्रेट पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, लीवर से बाइल जूस निकलता है, ध्यान रखिए पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस, लीवर से बाइल जूस निकलता है और स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। तो पेनक्रियाज के अंदर पेनक्रियाटिक जूस होता है विच कंटेन्स एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन। देखिए बच्चे नया नाम आया है ट्रिप्सिन, पेप्सिन पूछेगा तो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब स्टोमक से रिलीज होता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन पेनक्रियाज से। फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, ये भी प्रोटीन डाइजेस्ट करने का काम करता है, पेप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्ट करने का काम करता है लेकिन वो स्टोमक से रिलीज होता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्ट करने का काम करता है लेकिन ये पेनक्रियाज से रिलीज होता है, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट, और लाइपेज जो है जो इमल्सिफाइड फैट है, फैट इमल्सिफिकेशन में मदद करता है लाइपेज, ध्यान रखें लाइपेज जो है बच्चे फैट को मतलब डाइजेस्ट करने में काम आता है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है बच्चे दीवार है वहाँ से भी जूस निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। द एंजाइम प्रेजेंट इन फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू अमाइनो एसिड, और ये सब सारा एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को फाइनली अमाइनो एसिड में बदल देता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल में, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल दिया, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल दिया। इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर ले, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में बदल देता है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये सब सिंपल फॉर्म में हो गया बच्चा, अब आसानी से इसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टिव फूड है वो इंटेस्टाइन के वॉल्स के उसको क्या किया जाता है, बाहर मतलब टेकन अप किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग भीतर का जो लाइनिंग है बच्चे उसमें बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब एकदम छोटा छोटा रहता है प्रोजेक्शन, जो क्या करता है भोजन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। विच इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन मतलब भोजन को आप खींचेगा अपनी तरफ। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जो विलाई होता है वो क्या करता है, विलाई आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स भरा हुआ रहता है। पूछेगा कि विलाई आर पुअरली, ये रिचली को के स्थान पे वहाँ बच्चे आपको इनकरेक्ट कराने के लिए क्या कर देगा, शब्द को पुअरली कर सकता है कि क्या विलाई के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होता है या पुअरली सप्लाई होता है ब्लड सप्लाई, जी नहीं, रिचली सप्लाइड, विलाई के अंदर ब्लड सप्लाई एकदम बहुत ज़्यादा होता है। फिर देख लें द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, यही शब्द जो है बच्चे रिचली को पुअरली कर देगा ताकि आपका आंसर गलत हो जाए। तो इसलिए है कि एनसीईआरटी का गहन अध्ययन एकदम डीपली स्टडी करें, एनालिसिस करके बार बार पढ़ें, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जो भोजन को प्रत्येक सेल के अंदर पहुंचाता है। वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, जहाँ पर इसका प्रयोग एनर्जी को यूटिलाइज करने में होता है, एनर्जी को प्राप्त करने में होता है। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड अदर रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू, कोई नया टिश्यू बनाना है उसमें उपयोग होता है उस एनर्जी का, ठीक, या ओल्ड टिश्यू को रिपेयर करना है तो उसमें भी इसका यूज होता है। द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द मटेरियल। देखिए अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है, सारा डाइजेशन कहाँ हो गया था बच्चे, डाइजेशन कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एक चीज़ लिख ले, मैक्सिमम डाइजेशन, अधिकतर डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और
भोजन अधिकतर ज़्यादा टाइम तक कहाँ रहता है बच्चे? डाइजेशन एंड इन, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्टिव, जो भी डाइजेशन का प्रोसेस है यहीं पर एंड कर जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में उसका भोजन जाता है, वहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो भी उसके साथ एक्सेस वाटर है, वाटर को एब्जॉर्व कर लेता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड, और उसके अलावा जो मतलब जो वेस्ट बच गया है उसको क्या करता है? एनएस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनाल स्फिंक्टर, और ये वेस्ट मटेरियल को जो एग्जिट करेगा ये अपने आप बाहर निकल जाता है बच्चे। वहाँ एनाल स्फिंक्टर होता है, मतलब एक प्रकार से दरवाज़ा होता है जो दरवाज़ा रेगुलेट करता है कि कब इसको बाहर करना है। ठीक। डेंटल केयर्स देखिए, डेंटल केयर्स और टूथ डिके कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनेमल एंड डेंटाइन, सॉफ्टनिंग ऑफ एनेमल डेंटाइन, मतलब डेंटल केयर्स जो है आपका मतलब टूथ का डिके, मतलब दांत जो आपका सड़ने लगता है उसमें क्या होता है बच्चे कि ये जो आपका एनेमल और जो डेंटाइन है वो सॉफ्ट होने लगता है। ये सो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन अगर कुछ हो गया तो डिके होने लगेगा तो ये मतलब वो सॉफ्ट होने लगता है। इट बिगिन्स व्हेन बैक्टीरिया एक्शन, ये कब होता है? तो जो व्हेन बैक्टीरिया एक्शन एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड डेट सॉफ्टन और डीमिनरलाइज द इनेमल, ये तब होता है जब मान लीजिए आप ज़्यादा चॉकलेट वगैरह खाने लगते हैं तो चॉकलेट बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर में होता है वो उसको क्या करता है? एसिड रिलीज़ करता है और उसको मतलब डिके करने लगता है। मासेज ऑफ बैक्टीरियल सेल टुगेदर विथ फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ, बैक्टीरिया अपने बहुत सारा संख्या में क्या करता है मतलब टीथ के साथ जुड़ जाता है और डेंटल प्लेग बना देता है। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लेग कवर द टीथ, सलाइवा टूथ के सरफेस पर नहीं जा सकता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि प्लेग बन गया रहता है, प्लेग उसको कवर कर लिया रहता है। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लेग बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड, ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लेग, हाँ खाने के बाद यदि आप मतलब दांत धो लेते हैं, खाने के बाद यदि ब्रश करते हैं तो वो प्लेग को हटाने में और बैक्टीरिया को हटाने में थोड़ा बहुत मदद करेगा। इफ़ अनट्रीटेड, अगर इसको आप लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पल्प कॉजिंग इन्फ्लामेशन ऑफ द एंड इन्फेक्शन, अगर उसको लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चे वहाँ पल्प को भी इन्फ्लामेट और इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये हम डाइजेशन इन ह्यूमन बींग या ह्यूमन बींग के अंदर न्यूट्रिशन जो था ये बच्चे अच्छे से हम पढ़ लिए हैं। कहीं कोई बच्चे आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, कोई चीज़ समझ में नहीं आया बच्चे मैसेज कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कुछ कमेंट लिख सकते हैं। ठीक, अप्रिशिएट कर सकते हैं बच्चे, अच्छा लगा तो अगर अंत तक वीडियो देखे तो इसका मतलब ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप अप्रिशिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी हो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। आगे हम मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।